संविधान या कई बार क्या आ सकता है, राज्य व्यवस्था व प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, आरएस में आपके संवैधानिक इतिहास नहीं है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटी का, आपके सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा से शुरू है। लेकिन जो राजस्थान पुलिस एसआई का जो पेपर है उसमें आपके क्या, उसमें शामिल है आपके हाँ संवैधानिक इतिहास, जो मैंने आधे से ज्यादा आपको करवा दिया। किसी और दिन अगर ऐसा मौका पड़ा कि भाई आप में से सारे मिस होंगे तो बैठ के आपको आराम से वो भी पूरा करवा दूंगा। ठीक है, संविधान सभा वाला पोर्शन कर रहे थे अपन, संविधान सभा या अपन कह सकते हैं संविधान निर्मात्री सभा। क्या कह सकते हैं, संविधान निर्मात्री सभा। संविधान सभा व संविधान निर्मात्री सभा, ये सभा क्या थी, ये कुछ लोगों की सभा थी और जिसका चुनाव जो है भारत के अंदर जो ब्रिटिश प्रांत थे, साथ में देशी रियासतों के जो राजा थे उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, प्लस 4 चीफ मिनिस्टर से आए हुए लोग, सब लोगों ने मिलकर भारत के संविधान का क्या किया था, निर्माण किया था। इसमें हमने क्या क्या देखा है, इसको हम एकदम व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे थे और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले तो इसका हमने देखा था इतिहास, संविधान सभा का इतिहास क्या रहा है। देखो, बात करें विश्व में संविधान की, तो विश्व में सबसे पहले संविधान का विकास हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। भले ही ब्रिटेन का संविधान है, लिखित है, लेकिन दुनिया को संविधान जैसा शब्द देने का काम किसने किया था, ब्रिटेन ने दिया था। और ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी मैन, सर हेनरी मैन। उन्होंने सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था, और उस संविधान को निर्मित करने के लिए एक संविधान सभा की उन्होंने चर्चा की थी इतिहास में, बहुत पहले की बात है। फिर इसका विचार आता है फ्रांस और अमेरिका में, आपको पता होगा, और थोड़ा बहुत आप लोगों के इतिहास रहा है, जिसके नहीं रहा है तो मैं बता देता हूं। 1789 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। और आप लोग एक चीज पढ़ोगे, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है ना, जिसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और साथ में वहां पर स्वतंत्रताएं जो दी गई है ना, वो सारी स्वतंत्रताएं किस क्रांति से ली गई है, फ्रांस की क्रांति से ली गई है। फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता समानता की बात करती है। किसकी बात करती है, स्वतंत्रता समानता की बात करती है। और वहीं फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, उस फ्रांस की क्रांति की अप्रोच और डिमांड क्या थी कि हमारे लिए क्या बनाया जाए, संविधान बनाया जाए, लोगों को स्वतंत्रता और समानता दी जाए। ठीक है, और इन्होंने भी संविधान सभा का एक बार जिक्र हुआ था यहाँ पर, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर संविधान सभा को स्टेबल नहीं कर पाए, ये लोग यहाँ पर स्थापित नहीं कर पाए। फिर क्या होता है आपको पता होगा, 1787 में ब्रिटेन का बहुत बड़ा औपनिवेश रहा था। औपनिवेश समझते हो क्या, सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं गुलाम रहना। ब्रिटेन ने लगभग 54 देशों पर शासन किया था। कितने देशों पर शासन किया था, 52-54 देशों पर शासन किया था, और उनमें से अमेरिका भी एक था। आज दुनिया की महाशक्ति है, वो भी किसका उपनिवेश रहा है, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। जब ब्रिटेन से अलग हुआ, अर्थात स्वतंत्र हुआ, तो अमेरिका ने अपना संविधान बनाया। और वो जो संविधान बनाया वो ऐसे ही थोड़ी बनाया, वो किसके माध्यम से बनाया, संविधान सभा के माध्यम से बनाया। एक संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा ने फिर क्या किया, उस देश के लिए संविधान का निर्माण किया। आज अपन देखते हैं दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका का है। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन से देश का है, अमेरिका का संविधान है। यहाँ पर 3 प्रश्न है, देखो आप गौर से सुनो प्रश्नों को। सबसे पहले ब्रिटेन की अगर बात करें तो विश्व में संविधान का विकास किस देश से हुआ, ब्रिटेन से। दुनिया का सबसे विकसित संविधान कौन से देश का है, ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, विकसित संविधान है। और आपसे प्रश्न पूछे कि विश्व का पहला लिखित और सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का है। और विश्व का सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, भारत का है। किसका है, भारत का है। ठीक है ना। आज तक 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां किसी देश के संविधान में
नहीं है। कंपेयर करेंगे, संविधान की विशेषता करवाऊंगा तब कि किस प्रकार से जो है भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आपको रीजन भी देना है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों है। क्योंकि भारत का देखो, अमेरिका के संविधान, आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। तो क्या 7 अनुच्छेद से उनका शासन चल रहा होगा क्या आराम से? कि 7 अनुच्छेद से वो 50 राज्य हैं वो चला लेते हैं क्या? एक व्यक्ति का नाम सुना है क्या आपने? ओशो। ओशो का नाम सुना है क्या? ओशो का नाम सुना है क्या? ओशो एक महान दार्शनिक हुए हैं जो मूलतः अपने मध्य प्रदेश से थे। कहाँ से थे? मध्य प्रदेश से। और ओशो एक ऐसा आदमी था जिसने भारत से बाहर जाके अमेरिका में रजनीशपुरम एक पूरा स्टेट बसा दिया था। क्या बसा दिया था? एक पूरा स्टेट बसा दिया था। तो अमेरिका में कुल मिला के कितने राज्य हैं? 50 हैं। अमेरिका के जितने भी राज्य हैं ना, उन सबका अलग अलग संविधान है। उन सबका क्या है? अलग अलग संविधान है। और उन पर कैसे नियंत्रण करना है, वो अमेरिका का संविधान है, अलग है। लेकिन हमारे यहाँ का है, भारत का एक ही संविधान है। वही राज्य के लिए काम आता है और वही केंद्र के लिए काम आता है। हाँ, वो बात अलग है कि हमने राज्य के लिए अलग से प्रोविजन संविधान में कर रखे हैं, संविधान के भाग 6 में कर रखे हैं। संविधान का भाग पूरा पूरा 6 क्या कहलाता है? राज्यों का संविधान। क्या कहलाता है? राज्यों का संविधान। और भाग 5 जो है वो किसकी बात करता है? केंद्र का संविधान। किसकी बात करता है? केंद्र का संविधान। वो सारी चीजें अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो इतिहास इसका आप लोगों को बता ही दिया मैंने। फिर आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक क्या किया है? शासन किए हैं। शुरुआत में अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से आए थे और मात्र 15 साल के लिए आए थे। और धीरे धीरे कैसे कैसे जो भारत पर शासन करते चले गए, अपना यहाँ पर पूरा पूरा साम्राज्य का विस्तार करते गए, किलेबंदी करनी शुरू कर दी, सैनिक रखने शुरू कर दिए और अपनी यहाँ पर और भी कंपनियां स्थापित करनी शुरू कर दी। ये सारे काम इन्होंने अंग्रेजों ने किए और साथ में भारत की शासन व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले लिया। ये काम ब्रिटिश कंपनी करती है 1857 तक। कब तक करती है? 1857 तक। और 1857 में आप लोगों को पता होगा एक बहुत बड़ी क्रांति होती है भारत में, जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और वो क्रांति क्यों हुई थी, उसका लंबा अगर कारण पूछे आपसे तो लॉर्ड डलहौजी की वेपगन का सिद्धांत था, गोद निषेध पर था, राज्य की हड़प नीति उसके खिलाफ था। फिर तत्कालीन कारण कुछ और थे। वो क्रांति होती है, उसकी सूचना पहुंचती है ब्रिटेन में महारानी के पास। उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। उन्होंने कंपनी के हाथों से शासन छीनकर अपने हाथ में ले लिया। अर्थात भारत पर किसका शासन स्थापित हुआ? ब्रिटिश क्राउन का। किसका हुआ? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का। अब लंबे समय तक वो शासन रहता है 1858 से लेकर कब तक? जब तक भारत आजाद नहीं होता तब तक, ठीक है। उस दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों के बारे में थोड़ा सोचने का प्रयास किया। थोड़ा सोचने का प्रयास किया तो एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना की जाती है। और उस संस्था की स्थापना की जाती है 28 दिसंबर 1885 को। किसकी स्थापना होती है? राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी स्थापना होती है? किस उद्देश्य से होती है? कि भाई भारत के लोग जो हैं वो अपनी मांग किसी एक मंच के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाएं। एक एक जना जाके सरकार से ना कहे। तो ये मंच प्रदान किया गया और आगे चलकर यही मंच सबसे बड़ा कारण बना देश को आजाद कराने का। राष्ट्रीय कांग्रेस के समय समय पर क्या होते गए? अधिवेशन होते गए। समय समय पर उन अधिवेशनों में सरकार से क्या की गई? मांगे की गई कि हमें आजाद किया जाए। और इसी क्रम में इसके 10 साल बाद हम देख रहे थे संविधान सभा और इतिहास और भारतीयों के द्वारा किए गए प्रयास। भारतीयों ने क्या प्रयास किया भारतीय संविधान को बनाने के लिए? भारतीयों के द्वारा किए गए प्रयास, भारतीयों के द्वारा जो किए गए प्रयास थे, उन प्रयासों में सबसे पहला प्रयास कि भाई हमारे लिए संविधान होना चाहिए। भारतीयों ने कब सोचा ऐसा कि हम आजाद होने चाहिए, हमारे लिए हमारा संविधान होना चाहिए और संविधान बनाने वाली एक संविधान सभा होनी चाहिए? ऐसा सोचने का काम सबसे पहले इसके 10 साल बाद 1895 में एक विधेयक आता है, उसका नाम था स्वराज विधेयक। क्या नाम था? नाम से स्पष्ट है, स्वराज विधेयक। वैसे स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला आदमी कौन था? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। 1895 का स्वराज विधेयक। और ये विधेयक रखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था? बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार
कांग्रेस के अधिवेशन में मुंबई में इस पर बोलते हुए कहा था कि भारतीयों को आजाद होना चाहिए, भारतीयों का खुद का शासन होना चाहिए, भारतीयों पर खुद का राज होना चाहिए। ऐसी बातें किस ओर इशारा करती हैं कि इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, खुद का संविधान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीच में और भी बातें चलती रही। इसी क्रम में आपको पता होगा एक गांधी जी के द्वारा एक वक्तव्य कहा गया, वो कहा गया 1922 में। गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं तय करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का संविधान केवल भारत के लोग ही बनाएंगे, अंग्रेज इसमें शामिल नहीं हो सकते। आगे चलकर भविष्य में यदि भारत का संविधान बनाया जाता है और संविधान सभा का गठन किया जाता है तो उसमें सारे के सारे लोग कौन होंगे, भारत के ही होंगे। कौन होंगे, भारत के ही होंगे। तो इस गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का राजनीतिक भविष्य कौन तय करेंगे, गांधी जी ने कहा था। उसके बाद में इसी क्रम में अपन बात करें 1924 में एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। आप लोगों को पता होगा एक अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल गरम दल अलग अलग हो गए थे, ठीक है ना। और उसी एवज में एक पार्टी की स्थापना की गई थी, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। आप लोगों को पता होगा इस पार्टी को बनाने वाले दो थे, एक तो पंडित मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ठीक है ना। एक महिला का नाम सुना है क्या आप लोगों ने, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी यूएनओ में भारत की मेंबर रही थी भारत की तरफ से। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, नाम सुना है क्या विजय लक्ष्मी पंडित, सुना है आपने? नहीं सुना है, आपने नहीं सुना, बिल्कुल। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में कुछ जानते हो? विजय लक्ष्मी पंडित पंडित मोतीलाल नेहरू की क्या थी, बेटी थी, पंडित नेहरू की सिस्टर थी, ठीक है ना। बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही डेशिंग लेडी थी, ठीक है। तो यहां पर बात करें मोतीलाल नेहरू जो है वो और एक आदमी थे जिसका नाम था CR दास, जिसको चितरंजन दास बोलते हैं, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा क्या की गई, संविधान सभा की मांग की गई। किसकी मांग की गई, संविधान सभा की मांग की गई। फिर आप लोगों को पता होगा 1928 में एक रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी पहली बार आप लोगों को पता होगा भारतीय बार बार प्रयास कर रहे थे, अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे कि हम संविधान बना सकते हैं, हम संविधान बना सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रेकन हेड्स। क्या नाम था, जो उस समय भारत सचिव थे। क्या थे उस समय, भारत सचिव थे। ब्रेकन हेड्स ने चुनौती दी भारतीयों को कि आप बार बार अपने लिए संविधान बनाने की बात कर रहे हो, आप खुद व्यवस्थित नहीं हो। चुनौती को स्वीकार किया भारतीयों ने। और अंग्रेजों की चुनौती क्या थी, ब्रेकन हेड्स की चुनौती क्या थी, आप अपने लिए क्या बनाओ, संविधान बनाओ, बस शर्त है कि वो संविधान सारे लोग मानने चाहिए। सारी पार्टी उस संविधान को क्या करेगी, मानेगी। वो संविधान बनाया और वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की संविधान के रूप में, उसको नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जानते हैं। और उस नेहरू रिपोर्ट में आप लोगों को पता होगा मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से उसको अस्वीकार कर दिया। और जाहिर सी बात है जब मुस्लिम लीग ने इसको स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया तो इसको अंग्रेज क्यों मानने वाले थे, क्योंकि उनकी तो पहले से ही शर्त थी कि सारे लोग मानने चाहिए। अब माना नहीं तो ये रिपोर्ट क्या हो गई, खारिज। जिन्ना ने इसके विरुद्ध क्या की, 14 सूत्रीय मांग की। क्या रखी, 14 सूत्रीय मांग रखी, जो वो भी सफल ना हो पाई, ठीक है। फिर आगे चलकर अगर बात करें तो 1934 में, हाँ, भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, संविधान का ब्लूप्रिंट। समझते हो क्या, ब्लूप्रिंट नक्शे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नक्शे को। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट 1928 को। फिर इसी क्रम में आगे चलें अपन तो 1934 में किसके द्वारा मांग की जाती है, MN राय के द्वारा। ये एक तरीके के वामपंथी नेता थे। और वास्तव में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के गठन की औपचारिक रूप से मांग किस रूप से मांगे, औपचारिक रूप से
मांग। औपचारिक का मतलब होता है एकदम व्यवस्थित तरीके से। अगर मांग की थी तो किसी आदमी ने किसने की थी? एम.एन. राय ने की थी। आपको पता होगा इसके बाद में एक कांग्रेस का अधिवेशन भी होता है, फैजपुर अधिवेशन। उसमें भी इसकी क्या की गई थी? मांग की गई थी। फैजपुर अधिवेशन 1936 में इसकी मांग की गई थी, संविधान सभा के गठन की। ध्यान रखना 1936 में पंडित नेहरू के द्वारा एक मांग की गई थी कि भविष्य में जब कभी भी संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार पर किया जाएगा। ये प्रश्न आ रखा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो संभव नहीं हो सका और जो स्थापित नहीं हो सका। वो बात महज कागजों में सिमट कर रह गई, ठीक है, मांग के रूप में ही रह गई। तो इस प्रकार ये इनकी मांगे थी। फिर मोती पंडित नेहरू के द्वारा पुरजोर तरीके से मांग उठाई जाती है, इसको मूर्त वयस्क मताधिकार, ठीक है। अब देखो वयस्क मताधिकार का मतलब है, वयस्क का मतलब है एडल्ट, ठीक है। हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं। इन चुनावों में वोट कौन करता है? जनता करती है, करती कि नहीं करती है? और जनता में कौन करता है? वही आदमी करता है जिसकी उम्र कितनी हो चुकी है? 18 वर्ष। साथ में उसका मतदाता सूची में क्या हो? सूची में क्या हो? नाम। ये 18 वर्ष का आदमी, 18 वर्ष के जितने भी है, जिन सब का मतदाता सूची में नाम है, वो सारे वयस्क मताधिकारी हैं। क्या है? वयस्क मताधिकारी। उनको वयस्क मताधिकारी में शामिल करते हैं। नहीं समझे? संविधान सभा का गठन, देखो संविधान सभा जो थी वही पढ़ रहे हैं अपन, संविधान सभा। और इस संविधान सभा का चुनाव होना था, इसमें कुछ लोग होने थे। समस्या ये थी कि उस समय 40 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, जब देश आजाद हुआ था उस समय 1946 में, जब इसका गठन किया गया था। समस्या ये थी कि उन 40 करोड़ लोगों में कौन चला जाए और कौन नहीं चला जाए संविधान सभा में। इस पर चर्चा थी। ये आगे थोड़ा ज्यादा डिटेल में और समझ पाओगे आप। इसके जो सदस्य थे, मेंबर थे, जो 389 तय किए गए थे। ये 389 सदस्य कौन होंगे? इनका चुनाव कैसे करेंगे? क्या इनको डायरेक्ट वोट देके चुना जाएगा? क्या इनको कोई लोग और मनोनीत करेंगे? क्या वो कोई और दूसरे लोग जो इनको किसी और आधार पर यहाँ पर भेजेंगे? तो इस बात को लेके बात थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर तब होता जब हमारे यहाँ वर्तमान में लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, उस समय वैसे यहाँ पर चुनाव होते तो अपन कह सकते थे संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। समझ गए? ठीक है। अब अपन वापस बात करते हैं। ये तो बातें हमारी कहां तक हो गई? ठीक है। भारतीयों के द्वारा जो किया गया प्रयास था, उन प्रयासों में स्वराज विधेयक था। गांधी जी के द्वारा जो वक्तव्य कहा गया वो था। स्वराज पार्टी थी, नेहरू रिपोर्ट थी, एम.एन. राय थे, फैजपुर अधिवेशन था, मोतीलाल नेहरू की मांगे थी। दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है, तीसरा पॉइंट शुरू होता है। वो क्या शुरू होता है? अंग्रेजों द्वारा की गई मांग या अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा के गठन के लिए किए गए प्रयास। ठीक है ना? अंग्रेजों ने क्या क्या किया? सबसे पहली बात, आप लोगों को पता होगा एक युद्ध छिड़ चुका था बहुत बड़ा, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध। और ये कब शुरू होता है? 1939 से 1945 के बीच में चलता है। ठीक है ना? एक तरफ से कौन लड़ रहा था? धुरी राष्ट्र लड़ रहे थे। एक तरफ से कौन देश लड़ रहे थे? मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे। अपने को वो कुछ नहीं लेना, अपने को बस इतना ध्यान रखना है इसका हमारे साथ क्या संबंध था उस समय। इसका हमारे साथ ये संबंध था, इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था। कौन शामिल था? ब्रिटेन को चाहिए थे सैनिक। क्या चाहिए थे?
सैनिक, और वो सैनिक उनको कहाँ से मिल सकते थे? भारत से मिल सकते थे। कहाँ से मिल सकते थे? भारत से मिल सकते थे। लेकिन भारत वाले उस तब तक क्या हो चुके थे? शाणे हो चुके थे। क्या हो चुके थे? शाणे। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, हम हमारे लोगों को युद्ध में नहीं भेजेंगे, आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। ठीक है ना। बुलाने के लिए, भारतीयों को बुलाने के लिए अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव भेजा, और उस प्रस्ताव को नाम रखा जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम रखा जाता है? अगस्त प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव लेके आया था लॉर्ड लिनलिथ को। कौन लेके आया था? उस समय भारत के क्या थे? वो वाइसराय थे। कौन थे उस समय? वो भारत के वाइसराय थे। ये कब आता है? 8 अगस्त को आता है। और कब आता है? 1940 में आता है। इसमें क्या बात थी? सबसे पहली बात तो ये थी कि भारतीय अगर युद्ध में हमारी हमारा साथ देते हैं, हमारी सहायता करते हैं, तो आने वाले समय में जैसे युद्ध समाप्त होता है, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। ऐसा किस प्रस्ताव में रखा है? अगस्त प्रस्ताव में। साथ में इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद होगी, उस परिषद में और भारतीयों को शामिल करेंगे। किसको शामिल कर देंगे? और भारतीयों को शामिल करेंगे। साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि एक युद्ध परिषद का भी गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा। भारतीयों को बुलाने का प्रयास किया गया। भारतीयों ने स्पष्ट रूप से इसको क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। इसके विरोध में आपको बताओ व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलाया गया था। और पहले सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे बने थे। और दूसरे कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। मैंने थोड़ा सा पॉलिटी से बाहर जाके बताया आपको, क्योंकि ये पोर्शन किसका है? मॉडर्न इंडियन इतिहास का है। भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें पढ़ते हुए ये चीज। ठीक है। ये प्रस्ताव फेल हो गया, भारतीयों ने बात को स्वीकारा नहीं। फिर क्या होता है? एक प्रस्ताव और आता है जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन 1900। वास्तव में ये कब आया था? 23 मार्च को आया था। कितनी मार्च को आया था? 23 मार्च को आया था। और ये जैसे दिल्ली पहुंचता है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले क्या कहा? वही बात जो रिपीट करनी थी। और इस मिशन को भेजा किसने था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2-3 बार प्रश्न पेपर में आ चुका है। क्रिप्स मिशन भारत भेजने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ये युद्ध मंत्री परिषद जो था ना, उसका सदस्य था वो। क्रिप्स मिशन भारत लेके आया था। उस आदमी का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है, क्रिप्स मिशन लेकर भारत आए थे। जो ये भी क्या रहता है? फेल रहता है। लेकिन हाँ, यहां से 2 प्रश्न बनते हैं अच्छे। वो 2 प्रश्न क्या है? सुनो पहले। सबसे पहली बात, अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की मांग को सर्वप्रथम कब स्वीकारा था? क्रिप्स मिशन ने। किसमें स्वीकारा था? इसमें तो सिर्फ अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा था। कोई जरूरी थोड़ी है जो प्रस्ताव रखे और अगला एक्सेप्ट करे, कोई जरूरी नहीं है। इन्होंने प्रस्ताव रखा, भारतीयों ने स्पष्ट इनकार कर दिया। इन्होंने प्रस्ताव रखा, आपको पता होगा 2 लोग गए थे भारत की तरफ से। कौन कौन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके सामने ये प्रस्ताव रखा। इन्होंने कहा कि आप हमारा युद्ध में साथ दीजिए, जैसे युद्ध की समाप्ति होती है हम आपके लिए क्या कर देंगे? एक संविधान सभा का गठन कर देंगे। भारतीयों ने इस बात को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तब संविधान सभा की सबसे पहले अंग्रेजों ने संविधान सभा के बारे में या संविधान सभा के गठन को लेकर सर्वप्रथम विचार कब प्रस्तुत किया था? अगस्त प्रस्ताव में विचार प्रस्तुत किया था। और स्वीकारा कब था? क्रिप्स मिशन ने। ये क्रिप्स मिशन भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल। फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान। ये इंपॉर्टेंट है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। और वास्तव में कब आया था? 24 मार्च। कब आया था? 24 मार्च को। कैबिनेट मिशन प्लान के 2 काम थे भारत में। कितने काम थे? 2 काम। सबसे पहला खास काम क्या था? सबसे पहला काम था इनका संविधान सभा का गठन करना। किसका गठन कर? संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन करेंगे। दूसरा काम आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, छोटे एग्जामों में सीधा इतना ही पढ़ते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। लेकिन बड़े एग्जामों में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान का सिर्फ और सिर्फ काम यही नहीं था,
संविधान सभा गठन करना। कैबिनेट मिशन प्लान का काम ये भी था कि भारत के अंदर क्या करना है, अंतरिम सरकार का गठन। किसका गठन करना है, अंतरिम सरकार का गठन करना है। क्या करना है, अब सुनो बात को, ये क्या था कैबिनेट मिशन। जैसे युद्ध की समाप्ति होती है 1945 में, युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, वहां पर ब्रिटेन में भी क्या हुए, चुनाव हुए। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वहां पर नए प्रधानमंत्री को चुनना था। किसको चुनना था, नए प्रधानमंत्री को। उन चुनावों में चुनाव लड़ रहे थे एक लेबर पार्टी के उम्मीदवार। उस लेबर पार्टी को मजदूर पार्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मजदूर पार्टी। और जाहिर सी बात है, लेबर पार्टी की जो नेता होते हैं जितने भी, वो सारे सारे क्या होते हैं, उदारवादी नेता होते हैं। कैसे नेता होते हैं, और उदारवाद ये कहता है कि आदमी को क्या छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए, और समाजवाद क्या कहता है, आदमी को समान कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, दोनों एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, दोनों कभी एक साथ नहीं बैठ सकते। अगर समानता की बात करोगे तो स्वतंत्रता छीनी जाएगी, और स्वतंत्रता की बात करोगे तो समानता छीनी जाएगी। कईयों ने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। कहा है कि एक परिवार में दो बेटे हैं, मान लो, एक के अंदर जबरदस्त स्किल है, वो ग्रो करेगा, और एक बैल बुद्धि का है, सिर्फ मजदूरी करना जानता है, वो केवल 350, 400, 500 रुपये कमा सकता है। और एक ऐसा है, बिजनेस करता है, जो महीने के लाखों में भी कमा लेता है और उससे आगे भी चला जाता है। तो दोनों की बराबरी कहाँ होगी, दोनों कमाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। दोनों कभी क्या नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते। एक बार के लिए उनको समान कर भी दोगे तो वापस वो स्किल वाला क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, और वो दिहाड़ी मजदूर है वो वहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो लेबर पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, क्या नाम था, क्लीमेंट, ये उम्मीदवार थे उस समय। और कौन सी पार्टी से थे, लेबर पार्टी बोले तो इसको क्या बोलेंगे, मजदूर पार्टी। और मजदूर पार्टी बोलेंगे तो किसकी बात करेगा। जैसे ही ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और उन चुनावों में संयोगवश कौन चुनाव जीत गया, क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन का क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री। और ब्रिटेन की संसद में घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है, भारतीयों का स्वतंत्र होना उनका अधिकार है। स्वतंत्रता की बात कर ली ना लेबर पार्टी के होते हुए, उन्होंने कहा कि भारतीयों का स्वतंत्र होना क्या है, उनका अधिकार है। और अपने मंत्रिमंडल में से 3 लोगों को भारत भेजा। कितने लोगों को भारत भेजा, 3। और उन 3 लोगों को भारत भेजा, एक मिशन दे के भेजा, अपने कैबिनेट से भेजा। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। इसमें 3 लोग थे। इसका अध्यक्ष जो था, अध्यक्ष दो था, जिसका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और ये अध्यक्ष थे किसके, कैबिनेट मिशन प्लान के। और उस समय क्या थे, भारत सचिव थे। और आपको बता दूं ये भारत सचिव क्या होता है, आप बताओ भारत सचिव क्या होता है, पढ़ा है आपको। भारत के सारे कार्य यही देखता है, कहां देखता है, भारत। बिल्कुल, शाबाश, ध्यान रखना। भारत सचिव का पद 1858 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1858 में। और भारत सचिव एक प्रकार का भारत मंत्री होता था, ब्रिटेन की संसद का सदस्य होता था ब्रिटेन का ही आदमी। लेकिन भारत के मामलों में सारे मामले कौन देखता था, भारत सचिव। किससे पूछता था, भारत के वायसराय से पूछता था। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति और जिस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री। आज बात करें वर्तमान शासन की तो भारत के प्रधानमंत्री की समकक्ष पद था ये भारत सचिव वाला। और उस समय कौन था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे आदमी कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे, व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष। कौन से बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष। यानी कि जितने भी व्यापारिक कंपनियां थी ना, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक व्यापारिक बोर्ड हुआ करता था। क्या हुआ करता था, जैसे आज वर्तमान में होता है ना उद्योग मंत्रालय, क्या होता है, उद्योग मंत्रालय। ठीक उसी प्रकार का क्या था, ये व्यापारिक बोर्ड था, उसको संभाल रहे थे ये। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एवी एलेक्जेंडर।
अलेक्जेंडर। और ये उस समय वहां के क्या थे? रक्षा मंत्री। ये 3 लोग भारत आते हैं और भारत आके इन्होंने सबसे पहले क्या किया? संविधान सभा का गठन किया। और संविधान सभा का गठन करके संविधान सभा में कैसे क्या कुछ होना है वो चीज आप देख लो फिर से। फिर अपन क्या करेंगे? अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। अब संविधान सभा का चीजें समझ में आ रही है क्या? क्या सब्जेक्ट रहे हैं आपके? एमए पॉलिटिकल साइंस कर ली? एमए कौन सा प्रीवियस ईयर है, फाइनल ईयर है? फाइनल ईयर, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होगी। प्रयास आपके, अच्छा एमए का फर्स्ट ईयर प्रीवियस चल रहा है, ठीक है ना? हाँ, आपके तो सब्जेक्ट साइंस में रहा है, ठीक है ना? हाँ बताएंगे अंतरिम सरकार क्या होता है। हाँ आपके तो साइंस रहा है ना? समस्या वाली बात नहीं है, मेरे खुद की साइंस रहा है और आपके सामने आपको बताइए, ठीक है ना? पढ़ा रहा हूँ ये। तो चीजों को समझना और समझाने वाला ठीक है ना, तो चीजें आराम से समझ में आ जाती है। अंतरिम सरकार बता देंगे आपको। अंतरिम सरकार उसको बोलते हैं कि ऐसी सरकार जो एक प्रकार से, ऐसा समझो आप, मान लो किसी के अचानक से दर्द उठा। क्या उठा? दर्द। कहाँ लेके गए? इमरजेंसी में। इमरजेंसी में उसको नहीं पता है इसकी दिक्कत क्या है, वो सीधा ही क्या लगाएगा? इंजेक्शन। कौन सा? दर्द से राहत वाला। कौन सा लगाएगा? यही तो करते हैं इमरजेंसी में जाते ही, अरे इंजेक्शन लगाते हैं ना दर्द से राहत वाला, कि इसके दर्द क्या हो जाए? कम हो जाए, है ना? बीमारी का अभी तक पता नहीं है, फिर उसको एडमिट किया जाएगा। फिर उसको देखने वाला जो भी डॉक्टर है, जहां पर दिक्कत हो रही है वो डॉक्टर आएगा, उसकी जांच वगैरह करवाएगा, बाद में पता चलेगा कि इसके वास्तव में दिक्कत कहाँ थी। दर्द वाला इंजेक्शन क्यों लगाया था? कि बेचारे को एक बार क्या मिल जाए? आराम। बस ये अंतरिम सरकार वही है। ये एक ऐसी सरकार है जिसका गठन कुछ समय के लिए किया जाता है, बिल्कुल टेम्परेरी। ये थोड़े दिन के लिए काम करेगी, ये अंतिम नहीं है, अंतरिम है। हाँ लग रहा है, लेकिन है नहीं अंतिम। अंतरिम का मतलब है ये लास्ट नहीं है, लास्ट से पहले है। ये थोड़े दिन के लिए काम चलाएगी, उसके बाद में इसकी जगह क्या आ सकती है? दूसरी आ सकती है। कई बार पावर का डेलीगेशन होता है ना, समझते हैं ना? पावर का डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब समझते नहीं क्या आप? क्या कह सकते हैं डेलीगेशन को? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। कई बार क्या होता है, स्कूल के अंदर हेडमास्टर नहीं होता ना, किसी एक को कह के जाता है आधे हेडमास्टर आप रहोगे एक दिन के लिए। वो अंतरिम सरकार है उस दिन, उस स्कूल की। वो उस दिन स्कूल का क्या है? अंतरिम हेडमास्टर है। समझ गए? वो चीज है। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। बांग्लादेश में कौन सी अंतरिम सरकार है? उन लोगों ने तो सारे सिस्टम को हिला दिए हैं। बिल्कुल अंतरिम सरकार ही चल रही है। ब्रिटेन में भी कौन सी सरकार चल रही है? अंतरिम सरकार। भगवान भरोसे बांग्लादेश वाले, और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है ना? खिंड चुके हैं वो लोग, पकड़े जाते हैं बार बार में, भारत में आ जाते हैं, वो घुस जाते हैं, आसानी से घुसपैठ हो सकती है। दुनिया का बहुत बड़ी विस्फोटक जनसंख्या के रूप में उभर रहा है बांग्लादेश, और एक मैदानी क्षेत्र भी है। अगर मैदानी क्षेत्र में इतनी जनसंख्या विस्तार हो गया तो खाएंगे क्या वो लोग? बहुत सारी समस्या है ब्रिटेन बांग्लादेश। किसी और दिन मुद्दा इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं अपन, 2 ढाई 3 घंटे की, ठीक है ना? बहुत बड़ी समस्या है बांग्लादेश भारत के लिए। भारत ने उसके भले के लिए सोचा था 1971 में, पाकिस्तान से उसे अमेरिका से दुश्मनी मोल ली थी हमने, और भारत का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। 1971 का युद्ध हुआ था, हमने थोड़ी लड़ा था। किसके लिए लड़ा था? बांग्लादेश के लिए लड़ा था, ठीक है ना? वो चीज अलग है। हाँ वहां पर भी अंतरिम सरकार चल रही है। अब तो समझ गए अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? कि कुछ समय के लिए वो क्या करेंगे? काम करेंगे, जब तक संविधान में प्रोविजन करके ओरिजिनल सरकार का गठन नहीं हो जाए तब तक। आप लोगों को पता होगा, आगे जब पढ़ेंगे तो आपके सिलेबस में न्यायपालिका दे रखी है। क्या दे रखी है? भारत के अंदर न्यायपालिका मुख्य रूप से 3 स्तर पर मिलती है। कितने स्तर पर मिलती है? 3 स्तर पर मिलती है। पहले स्तर पर है सुप्रीम कोर्ट, दूसरे स्तर पर है हाई कोर्ट, और लास्ट स्तर पर है लोअर कोर्ट, जिसको सेशन न्यायालय बोलते हैं, जिला न्यायालय बोलते हैं, जो प्रत्येक जिला मुख्यालय पे होता है। हमारा चूरू वाला कलेक्ट्रेट है, उस पर लिखा मिलेगा जिला एवं सेशन न्यायालय चूरू, ऐसा कुछ लिखा मिल जाएगा आपको।
बिल्कुल, वो एसडीएम कोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? एसडीएम कोर्ट होते हैं। और वो आपके सिलेबस में एक चीज और है, जिला प्रशासन। आपको कलेक्टर पढ़ना है, कलेक्टर के बाद में आपको एसडीएम पढ़ाया जाएगा, एसडीएम के बाद में आपको तहसीलदार पढ़ाऊंगा, तहसीलदार के बाद में आपको नायब तहसीलदार पढ़ाऊंगा, नायब तहसीलदार के बाद में आपको कानून को पढ़ाऊंगा, उसके बाद में रिटर्निंग ऑफिसर पढ़ाऊंगा, और लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा पटवारी। तब जाके पूरी प्रशासन व्यवस्था होगी। प्रशासन 3 तरीके से होता है। पुलिस प्रशासन अलग होता है, राजस्व प्रशासन अलग होता है, और जनसंपर्क प्रशासन अलग। जनसंपर्क अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है ना। एक रसद अधिकारी भी होता है जो आपके खाने पीने की ध्यान रखता है। किसकी ध्यान रखता है? कई बार देखते हैं ना, सुनते हैं ना, दीपावली के दिन फला दुकान पर वो पड़ा छापा और जनसंपर्क अधिकारी ने 1.5 कुंटल नकली मावा पकड़ा, ठीक है ना। ये सारे सिस्टम, ये 4-5 प्रकार से होते हैं। सब चीजें समझाई जाएंगी आपको, आपके सिलेबस में है वो चीजें, ठीक है ना। लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये पढ़ने के बाद उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन किसने किया था? कैबिनेट मिशन प्लान ने किया था। जो चीज समझ में नहीं आई पूछ लियो आप, ठीक है ना। ये चीज समझ, क्योंकि अपना इतने ही तो जने हो आप, और आप भी जब संतुष्ट नहीं हो पाओगे तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है, क्या पढ़ने का मतलब है, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन किसने किया था? कैबिनेट मिशन प्लान ने। आप लोगों के सामने 3 प्रश्न रख रहा हूं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का विचार अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारतीयों के समक्ष कब रखा? अगस्त प्रस्ताव 1940। संविधान सभा के गठन की बात को अंग्रेजों ने कब स्वीकार लिया था? क्रिप्स मिशन 1942। और संविधान सभा का गठन अंग्रेजों के द्वारा कब किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। इन्होंने कैसे निर्धारित किया? सबसे पहली बात, इन्होंने सीटों की जो संख्या तय की थी वो 389 तय की थी। सीटों की संख्या कितनी तय की थी? 389 तय की थी। आप लोगों को पता होगा उस समय का भारत एक अलग ही भारत था, एक अलग ही सिस्टम था। उस समय का भारत वर्तमान भारत नहीं था। उस समय का भारत बिखरा हुआ भारत था। कैसा भारत था? बिखरा हुआ। बिखरा हुआ कैसे था देखते हैं। उस समय का भारत बिखरा हुआ भारत कैसे था? आप लोगों को पता होगा कि उस समय राजा भी थे, उस समय अंग्रेजों के क्षेत्र भी थे। तो ऐसे कुल मिला के अंग्रेजों के क्षेत्र थे 11। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं और एक बार फिर से बता रहा हूं। अंग्रेज भारत को 2 नामों से पुकारते थे, एक ब्लू इंडिया और एक येलो इंडिया। ब्लू इंडिया अंग्रेज उस क्षेत्र को बोलते थे जो क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में, खास करके उद्योगों के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्या था? विकसित था। वैसे ब्लू रंग जो है रोमांस का प्रतीक होता है। अंग्रेज बहुत प्यार करते थे ऐसे क्षेत्र से। और ऐसे क्षेत्र कितने थे? कुल मिला के 11 थे। जिनमें से कौन कौन से शामिल थे आप लोगों को पता है? अंग्रेजों ने कलकत्ता की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कलकत्ता बंगाल में पड़ता है, हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों का मुख्य अड्डा था। अंग्रेजों ने फिर मद्रास की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? लेकिन मुंबई पर पुर्तगालियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? 1665 में अंग्रेजों को दहेज में मिला था मुंबई। पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था। पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगेंजा का शादी थी किसके साथ? ब्रिटेन के राजकुमार के साथ। और दहेज में किसको दे दिया? देखो दुनिया वाले कैसे काम कर रहे हैं। भारत का क्षेत्र और दहेज में किसी और को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र भी हमसे चला गया, दहेज में चला गया। ऐसे तो दावा हम भी कर सकते हैं, बांग्लादेश भी हमें, सॉरी अफगानिस्तान भी हमें क्या मिला था? दहेज में मिला था। मिला था क्या दहेज में? कब मिला था? नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? याद करो इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया था एक आदमी ने, जिसका नाम था सेल्यूकस। नाम सुना है सेल्यूकस का?
और सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना। हाँ, दोनों के बीच में युद्ध होता है। और आपको पता है कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ करता था उस समय? अगर एक राजा की जवान बेटी होती थी और युद्ध में अगर हारने की स्थिति आ गई तो दोनों के बीच में संधि होती थी। और उस संधि में ये होता था कि जो हारने वाला शासक है वो क्या कर देगा जीतने वाले शासक के साथ, या तो उसके खुद के साथ या उसके घर में कोई बेटा जवान होता था उसके साथ क्या कर दी जाती थी, उसकी शादी कर दी जाती थी। तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किसके साथ की थी? हेलेना के साथ थी। और बताया जाता है कि ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल मैरिज थी। ये अंतरराष्ट्रीय विवाह था पहला ये भारत का। उसके बाद तो बहुत सारी हुई है, ठीक है ना। हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं एक ऐसे, उन्होंने भी विदेशी महिला के साथ शादी की थी, रहे हैं क्या? राजीव गांधी, ठीक है ना। राहुल गांधी का ननियाल यहाँ नहीं है, कहाँ है? इटली में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुंबई की बात करते हैं, ये 3 क्षेत्र तो ये। फिर धीरे धीरे इन्होंने, आप लोगों को पता होगा ओडिशा वाला क्षेत्र, असम वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र। सोचो बिहार में क्या नहीं होता, चावल होते हैं ना अच्छे खासे। मुंबई एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट है, आज भी है। मद्रास भी एक बहुत बड़ा पोर्ट है, ठीक है ना। आसाम, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार चाय की खेती की थी। किसकी खेती की थी और कहाँ की थी? आसाम में की थी। कहाँ पर की थी? आसाम में। खास करके और बात करें मध्य प्रांत, किसकी बात करें? मध्य प्रांत, आज वर्तमान का मध्य प्रदेश है। बात करें संयुक्त प्रांत, आज वर्तमान का उत्तर प्रदेश है। बात करें यहां पर पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, आज वर्तमान में बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, है? बिल्कुल, ठीक है ना। उसके आगे का हिस्सा क्या कहलाता है? बलूचिस्तान। और आपको पता होगा आज बलूचिस्तान वाले भी, बलूचिस्तान की हालत खराब है। सिंध के बराबर में कहाँ है? ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाता है? 1 मिनट, पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाता है? ये बलूचिस्तान, यही तो है। हाँ, वही है पख्तूनवाला, ये पठान है सारे सारे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सारे सारे पठान है। यहाँ के एक नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफार खान, नाम सुना होगा आप लोगों ने। सीमांत गांधी, भारत के पहले गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। वो कौन है? खान अब्दुल गफार खान। लाल कुर्ती आंदोलन नाम सुना होगा आप लोगों ने, इतिहास में पढ़ोगे। लाल कुर्ती आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था खान अब्दुल गफार खान ने। आप लोगों को पता होगा जैसे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान मांगा गया था, वैसे पठानों के लिए पख्तानिस्तान मांगा गया था। क्या मांगा गया था? पख्तानिस्तान माना गया था। लेकिन उसकी मांग पूरी नहीं हो पाई। तब इन्होंने क्या कहा था खान अब्दुल गफार ने, कि मेरी मांग को कांग्रेस ने भेड़िए के आगे रख दिया, ठीक है ना। तो ऐसी बातें थी। तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र था, सिंध प्रांत था, पंजाब प्रांत था। कुल मिला के ये कितने प्रांत थे? 11 थे। क्या थे? इन पर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेज अधिकार नहीं कर रहे थे। यहां पर सरकार थी। क्या थी? सरकार। जिस प्रकार आज राजस्थान की सरकार है ना, जिस प्रकार आज बिहार की सरकार है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार है ना, उस प्रकार यहां पर क्या हुआ करती थी? सरकार हुआ करती थी। और इनको बोला जाता था ब्रिटिश प्रांत। क्या बोला जाता था? ब्रिटिश प्रांत। और इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 11। और इनके चुनाव लास्ट बार कब किए गए थे? 1937 में किए गए थे। कब किए गए थे? समझाने की बात है ये, वैसे मैंने करवाया थोड़ा एडवांस जाके आप लोगों को, ठीक है ना। और आप लोगों ने तो लिख लिया होगा, आप बाद में इनसे नोट्स लेके कॉपी कर लेना, ठीक है ना। फिर आगे अपना कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1937 का जो चुनाव हुआ था, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें से 8 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। किसकी सरकार थी? 8 में कांग्रेस की सरकार थी। अब एक तो ये क्षेत्र हो गया। येलो इंडिया किसको बोलते थे अंग्रेज? ऐसा क्षेत्र जिसमें कुछ नहीं होता, मरुस्थल है, अपना राजस्थान वाला है, ठीक है। तो ये कुल मिला के यहां पर क्या हुआ करते थे? देशी रियासतें हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? राजा हुआ करते छोटे छोटे। राजस्थान का एकीकरण पढ़ते होंगे आप लोग कि जब देश आजाद हुआ, राजस्थान का एकीकरण किया गया, तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने थी और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। चीफ शिप क्षेत्र बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? चीफ शिप क्षेत्र। तो ये 389 लोग
और एक सामान्य सी बात नहीं थी ये संविधान सभा का गठन करना, बहुत बड़ी खास बात थी संविधान सभा का गठन करना। यहां पर क्या करना था, यहां पर तीनों पक्षों को रखना था। ब्रिटिश प्रांत के लोग ये ना कह दें कि हमारा संविधान सभा में नेतृत्व नहीं हुआ है, देशी रियासत के जो राजा हैं वो ये ना कह दें कि हमें तो पूछा ही नहीं गया, संविधान का निर्माण कर लिया आप लोगों ने, हम पर कैसे थोप रहे हो संविधान। और चीफ कमिश्नर क्षेत्र वाले भी ना कह दें कि हमारे लिए संविधान में क्या प्रोविजन किए है। परिवार में कहते हैं ना, कई बार परिवार में बिखरा हुआ परिवार होता है, सारे लोगों को तो बुला नहीं सकते, कहते हैं ना फलाना परिवार में फलाना चौधरी है भी बुला लो, वो आ गए तो पूरा परिवार ही आ जाओगे। वैसे ही हुआ यहाँ पर, ब्रिटिश प्रांतों के लोग, देशी रियासतों के लोग और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लोग, इनको 3 भागों में बांट दिया। ये 389 क्षेत्र होंगे ना, वो 389 लोग ब्रिटिश प्रांतों से, कितने होंगे 292 लोग होंगे। कितने लोग होंगे 292। 292 लोग कहां से आएंगे संविधान सभा में, संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। कहां से आएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से। फिर दूसरी बात, उस समय राजा हुआ करते थे, राजा की भी माननी जरूरी थी, तो राजा देशी रियासतें, देशी रियासतों से कितने लोग आने थे, कितने लोग आने थे 93 लोग आने थे। कितने लोग आने थे, और उस समय आपको पता होगा 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। और आपको मैं बताऊं ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र क्या था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उनको बोलते थे जिन पर सीधा नियंत्रण किसका होता था, ब्रिटेन के यहाँ वायसराय का होता था। किसका होता था, वायसराय का। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओगे, आज वर्तमान भारत है वो 2 इकाइयों में है। कितनी इकाइयों में है, एक तो राज्य है कि नहीं है, कितने राज्य हैं 28, एक केंद्र शासित प्रदेश है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। कितने केंद्र शासित प्रदेश, मैं शॉर्ट में इनको यूटी बोलता हूँ, यूटीज, यूनियन टेरिटरी। इनकी संख्या कितनी है, 8 है, जिसमें दिल्ली है, जम्मू कश्मीर लद्दाख है, चंडीगढ़ दिल्ली है, 4 हो गए, ठीक है ना। दादर नगर हवेली तथा दीव दमन है, 5 हो गए, पुडुचेरी 6 हो गया, अंडमान निकोबार 7 हो गया, लक्षद्वीप 8 हो गया। इन पर सरकार सीधा नियंत्रण कौन करता है, भारत सरकार करती है। राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है सीधा, किसका होता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। उस समय ये भी थे, उस समय 4 क्षेत्र ऐसे थे जिन पर सीधा नियंत्रण किसका था, वायसराय का। एक तो था दिल्ली, कौन था, दिल्ली। दूसरा था कुर्ग, कुर्ग कहां पड़ता है, कर्नाटक में। एक कौन था, अजमेर, मेरवाड़ा। और एक कौन था, ब्रिटिश से बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र थे। ये 11 के 11 मैं आपको लिखा चुका हूं, बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं 11 कौन से थे, बता देता हूं मैं ये 11 कौन से थे। एक तो था यहां पर मद्रास, आगे चलकर क्या बनता है वो, तमिलनाडु। क्या बनता है, तमिलनाडु या चेन्नई। पहले मद्रास प्रांत हुआ करता था, आज मद्रास शहर चेन्नई का रूप ले चुका है, ठीक है ना। दूसरी बात आप लोगों को पता होगा, इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, किसमें, एक मूवी आई थी, 2 मूवी आ गई इस पर, एक तो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी बनी है और एक राम सेतु अक्षय कुमार की। उसमें ये स्थापित करने की प्रयास किया गया है कि राम सेतु किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई आकृति है, ठीक है ना। इसको स्थापित भी कर दिया गया था बाद में। तो ये तय हो गया कि ये जो राम सेतु बना था वो राम सेतु किसके द्वारा बनाया गया है, भगवान श्री राम के द्वारा। बल्कि ये तय नहीं हुआ है कि वहां पर जो पत्थर लगाए गए हैं वो तैरने वाले पत्थर, वो कहां से लेके आए थे लोग, कोरल बोलते हैं उनको एक तरीके से, क्या बोलते हैं, कोरल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो पत्थर कहां से लेके आए ये पता अब तक नहीं चला है, ठीक है। दूसरा था यहाँ पर उड़ीसा, तीसरा था यहाँ पर बंगाल, चौथा था यहाँ पर असम, पांचवा था यहाँ पर बिहार, छठा था यहाँ पर संयुक्त प्रांत और सॉरी मध्य प्रांत, और सातवां था यहाँ पर संयुक्त प्रांत, और आठवां था यहाँ पर मुंबई, नौवां था यहाँ पर सिंध प्रांत, 10वां था यहाँ पर पंजाब प्रांत, और 11वां था यहाँ पर
उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। ये कुल मिला के ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11। देशी राष्ट्रों की कोई गणना नहीं थी, पूरे भारत में बिखरी हुई थी, लगभग 500 550 बताई जाती है। और बताया जाता है कि देश आजाद हुआ उस समय 562 थी। कितनी थी? 562। कितनी थी? 559 को तो आराम से एकीकरण कर लिया जाता है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है राष्ट्रीय एकीकरण, ना कि भारत का देशी रियासतों का एकीकरण। भारत का एकीकरण है राष्ट्रीय एकीकरण। और राष्ट्रीय एकीकरण में 3 क्षेत्र बड़ी समस्या लेके आए थे। आप लोगों को पता, एक तो जूनागढ़ यहाँ पर पड़ता है, ठीक है ना, एक जम्मू कश्मीर और एक हैदराबाद, ठीक है ना। ओस्मान अली खान था यहाँ का, ठीक है ना, और यहाँ वाला और यहाँ वाला हिंदू राजा था, ये दोनों मुस्लिम राजा थे। किसमें मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में। ये बहुत अमीर आदमी हुआ करता था हैदराबाद वाला ओस्मान अली खान। बताया जाता है कि उस समय इस आदमी के पास खुद का जेट प्लान था, चार्टर प्लान था खुद का इसका, इसके पास खुद के पास एरोप्लेन था खुद के पास। इतना पैसे वाला आदमी था ये, ठीक है ना। और क्या चाहता था? क्योंकि आप लोगों को पता होगा आगे चलकर एक 3 जून योजना आएगी, और इस योजना में कहा जाता है कि देश रियासतें भारत में आ सकती है, पाकिस्तान में भी जा सकती है, और अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती हैं। तो जाहिर सी बात है किसी भी आदमी, कोई भी हो, चाहे इंसान की फितरत है, उसके पास अगर ऑप्शन हो ना तो वो क्या करेगा? बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन को चूज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये ऑप्शन हमारे यहाँ कभी भी काम में आ सकता है। तो इसने सोचा कि पाकिस्तान छोटा क्षेत्र है, क्या पता प्रधानमंत्री का पद मिल जाए यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, खुद तो भाग गया था यहाँ पर, यहाँ से। लेकिन इस क्षेत्र को आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन पोलो चला था। ऑपरेशन पोलो आगे पढ़ेंगे अपने, इसको राष्ट्रीय एकीकरण पढ़ेंगे, तब कंट्रोल कर लिया था भारत सरकार ने, ठीक है ना। तो ये पूरा क्षेत्र था, ये पूरा सिस्टम था। अब जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने 389 लोग ही क्यों तय किए संविधान सभा में? ज्यादा भी तो कर सकते थे, 400 भी कर सकते थे, 500 भी कर सकते थे, इतने ही क्यों किए? एक कम पड़ रहा था, 90 भी तो कर सकते थे। तो सबसे खास बात क्या थी? उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़ के आसपास थी, और 10 लाख की जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पर है? 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक आदमी चुनना था। कितना आदमी चुनना था? अब देख लो, 38.9, लगभग 39 करोड़ की आसपास जनसंख्या थी, ठीक है ना। 1 पर 10 होगा, 10 लाख पर 10 होगा तो 1 करोड़ पे कितने होंगे? 10, और 30 करोड़ पर कितने हो गए? 3 से गुणा कर दो, 300। तो इस प्रकार अगर बात करें तो ये ऐसा सिस्टम था। तो जनसंख्या 389 तय किए गए थे, वो 10 लाख की जनसंख्या पर क्या था? एक था। ये 10 लाख जनसंख्या थी, वोट वोट थे, वोट वोट नहीं थे, ये 10 लाख की जनसंख्या थी। वोट तो उस समय निर्धारित नहीं होता कौन सी वोटर लिस्ट बनी थी। 10 लाख लोगों को, वैसे कई जगह जरूरी नहीं है 10 लाख ही थे, कई जगह ज्यादा भी थे, कई जगह कम भी, क्योंकि जनसंख्या एक ऐसा आंकड़ा है जो कभी स्टेबल नहीं रह सकता और जो कभी तय निश्चित नहीं हो सकता, पता है ना आपको। दूसरी बात, इनका चुनाव करवाएंगे ना, कैसे करेंगे? यहां पर और यहां पर चुनाव कराना आसान था। आसान क्यों था? क्योंकि यहां पर क्या थी? विधान परिषद थी। क्या थी? यहां पर विधान परिषद। नए विद्यार्थी उनको बता रहा हूं मैं, आप लोगों को पता होगा राज्यसभा, जिसको आपसे पूछा जाए वही बताएगा, राज्यसभा के चुनाव कहना है। हाँ बता रहा हूं, आप सुन लो गौर से। राज्यसभा में कुल मिला के कितने लोग हैं? अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है कितने? 245 ही हैं। कितने हैं? इनका चुनाव होता है, क्या होता है इनका? जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती इनको, वोट होता है 2 प्रकार का, ये और देख लो। एक तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसका मतलब है डायरेक्ट वोटिंग, और इसका इनडायरेक्ट। कहते हैं ना कि मैंने डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट तरीके से बोला है। इनडायरेक्ट तरीके से कैसे बोला है? मैंने खुद नहीं बोला है, मैंने मेरे दोस्त को कहा है, उसने फिर बोला है। बीच में कोई तीसरा हो गया ना, देते हो डायरेक्ट। देते हो नहीं देते हो? देने गए थे वोट। लेकिन कभी ऐसा सुना है क्या कि राज्यसभा के सदस्यों को आप वोट देने गए हो? नहीं। तो कैसे होता है? प्रत्येक राज्य में
जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का क्या किया गया है, आवंटन किया गया है। और इसके लिए संविधान में एक शेड्यूल बनाया गया है। शेड्यूल बोले तो अनुसूची बनाई गई है, अनुसूची नंबर 4। अनुसूची 4 किसकी बात करती है? राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का आवंटन। और लोकसभा की सीटों का आवंटन संविधान में नहीं है कहीं पर भी। तो आप कहोगे कहाँ है? तो एक अधिनियम बनाया गया था, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1952, उसमें लोकसभा की सीटों का क्या किया गया है, आवंटन। आगे पढ़ेंगे अपन बहुत ज्यादा डिटेल में, तब चीजें समझ में आएंगी, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी। पूरा सिलेबस होगा तब बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में संविधान ही ओरिजिनली अभी पढ़े। मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चीजें आधी अधूरी सिखाई जाती है। और मैं ये नहीं कहता कि सभी आधी अधूरी सिखाते हैं। अगर किसी ने इंटरेस्ट लेके किसी से भी पूरा पढ़ा है ना, किसी से भी, देखो ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। क्या है? टेक्निकल सब्जेक्ट है। लाइट नहीं है, ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। और इस टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें